सो वेलकम टू एम्पलीफायर क्लासेस दोस्तों। हमने पहले ही 6 क्लास के बाकी 4 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं ज्योग्राफी के। ये 5th चैप्टर है, ठीक है। और मैं लाइन वाइज लाइन इसमें चल रहा हूँ, तो कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है यार, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी थी, ठीक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 5th क्लास का। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, चैप्टर का नाम ये है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं, अर्थ पे क्या क्या है क्या नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे आपका एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। उसके बाद में आपके जो सॉलिड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, या एयर पोर्शन है, वो कौन कौन सा है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं आगे। तो देखिए, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिए इसमें क्या है कि जो सॉलिड पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। यानी कि जमीन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स आएंगे आपके, जितने भी पार्ट्स आपके जमीन से रिलेटेड आएंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, लिथोस्फीयर कहलाए जाएंगे, ठीक है। बात करें अगर एटमॉस्फेयर की, तो जो भी गैसियस है जो कि अर्थ के सराउंड है, जैसे ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में जो भी गैसेस हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, वो एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। सिर्फ यही गैसेस नहीं है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। बाकी जो वाटर आपका कवर करेगा, मतलब अर्थ पे जितना भी वाटर है, चाहे वो फॉर एग्जांपल आइस से बना हुआ हो, ठीक है, या फिर आपका वो कोई बड़ा, मतलब कोई भी आपका अगर वाटर कैटेगरी से है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में, हाइड्रोस्फीयर की। तो ये सबको पता होगा लिथोस्फीयर में क्या आता है, एटमॉस्फेयर में क्या आता है और हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, ठीक है। आगे अगर मूव करें हम, तो देखिए हाइड्रोस्फीयर में क्या कह रहा है वाटर और वाटर वेपर। क्या कह रहा है, वाटर और वाटर वेपर भी किस कैटेगरी में आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वाटर है तो वो वाटर ही, तो वो हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। आप याद रखिए कि तीनों चीजों को मिलाकर, मतलब जहां पे एक, आप याद रखिए जहां पे लिविंग एग्जिस्ट करता है, मतलब जहां पे आपका एयर होगा, वाटर होगा और लैंड होगी, लिविंग लाइफ भी आपकी वहीं होगी, तो ऐसे एरियाज को आप बायोस्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट का जो लार्ज एरिया कहलाया जाएगा वो आपका क्या कहलाया जाएगा, बायोस्फीयर कहलाया जाएगा, कुल मिला के घुमा फिरा के, ठीक है। तो देखिए, और एक चीज जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे ग्रीक, ये जो लिथॉस है, ये लिथॉस, फिर स्पीयर आया, फिर एटमॉस, फिर स्पीयर आया, फिर हाइड्रोस, फिर स्पीयर आया। तो ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड है, क्या है। जैसे ग्रीक लैंग्वेज लिथॉस, लिथॉस का मीनिंग क्या होता है, स्टोन। अब लिथॉस का मतलब मैंने क्या बताया, हार्ड, यानी कि टफ। तो टफ कैटेगरी मतलब स्टोन, तो स्टोन। एटमॉस का मतलब वेपर, ठीक है। होड्रो, हुडोर का मतलब वाटर, ठीक है। और बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो तो आपका लिथॉस का मतलब क्या हो गया, लिथॉस का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। क्या होता है, स्टोन होता है। सिंपल सी बात है, लिथॉस का मतलब स्टोन होता है। तो अब जब स्टोन और स्टोन के जरिए लाइफ, मतलब ये अब ये नहीं कह रहा पत्थर वाली लाइफ, ये नहीं कह रहा, ये मतलब जमीन पे रहने वाली लाइफ, ठीक है। वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, मतलब पानी में रहने वाली लाइफ, ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी कि हवा में रहने वाली लाइफ, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम, लिथोस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है। जिसमें क्या आते हैं, जैसे अर्थ क्रस्ट हो गया, थिन लेयर ऑफ सॉइल हो गया, ठीक है। ये सब मतलब आप ये समझ लीजिए, जो भी आपके अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा, क्रस्ट। इसलिए बोला है, कोर और मेंटल की बात नहीं की है इन्होंने, क्रस्ट की बात की है। मतलब उस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब क्या मेंटल और कोर में भी क्या कोई रहता है, इंसान नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ जानवर हो सकता है रहते हो, लेकिन उनको हम नहीं, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। स्पेशली बात की गई है ऑर्गेनिज्म की। क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछ सकता है केवीएस में, ठीक है, कि ऐसा लिथोस्फीयर में किस कैटेगरी में आता है, क्रस्ट में आता है, मेंटल में आता है, कोर में आता है। तो आपको याद होना चाहिए वो किस कैटेगरी में आता है, क्रस्ट में आता है। क्यों आता है, क्योंकि लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट किस पे करती है, क्रस्ट पे करती है, ठीक है। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस, द लार्जर लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट। अब देखिए, इसमें भी दो डिवीजन है, कौन कौन से, एक कॉन्टिनेंट और दूसरा ओशियन बेसिस। कॉन्टिनेंट आपको पता होगा टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, आपको मालूम होगा। और ओशियन बेसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो सही बात है, जितने भी ओशियंस हैं सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, घबराएं मत नहीं।
द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। ठीक है, अब जो भी एलिवेशन मतलब कोई चीज कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है या कितना वो है, वो हम उसका जो लेवल नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे ये देखिए आप 7 कॉन्टिनेंट की जिसकी बात कर रहा था, ये रहा मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पहला कॉन्टिनेंट आपका क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा आपका क्या हो गया, साउथ अमेरिका, तीसरा आपका क्या हो गया, यूरोप हो गया, चौथा आपका एशिया हो गया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद में चौथे की बात करें, 5th आपका हो गया अफ्रीका हो गया, ठीक है। 6th आपका क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 7th आपका अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। बात करें अगर अफ्रीका की, तो सिर्फ अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे 3 लाइन पास होती हैं। कौन कौन सी, तो आपका इक्वेटर देखिए 0 डिग्री यहीं से पास होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें 23.5 साउथ, तो फिर ये भी आपका यहीं से पास होता है। तो तीनों के तीनों, इसीलिए ये सबसे फर्टाइल माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे फर्टाइल इन द सेंस यहाँ पे जो ग्रोथ है फ्लोरा एंड फाउना की वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो चलते हैं, मूव करते हैं आगे। तो देखिए आगे जो बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, मैंने ये सब क्लियर कर दिया, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव सी लेवल। अब आपको यहाँ से माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी जा रही है, तो यानी कि पेपर में भी आपसे हाइट पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है 8,848, इतना 8,848 मीटर्स, ठीक है, अबव सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड इन मरीना ट्रेंच। आप ये याद रखिएगा, ये नाम, ये क्या है, मरीना ट्रेंच। पूछा जा सकता है कि पूरे अपने भूगोल में सबसे ज्यादा गहरी जगह कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, मरीना ट्रेंच है, जो कि कितनी है, 11,022 किलोमीटर। कितना, 11,022 मीटर, कितना, 11,022 मीटर। और ये किस ओशियन में है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है। आपको याद रखना इतना, ठीक है। ये किस ओशियन में, ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। मूव करते हैं आगे। कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला इंसान जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा वो कौन से देश का था और कौन था, तो देखिए एडमंड हिलरी, क्या, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग। हमने इसकी एक मतलब कई स्टोरियां भी पढ़ी होंगी इंग्लिश की बुक्स में, हिलरी एंड टेंजिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिलरी और टेंजिंग, हिलरी जो थे आपके वो न्यूजीलैंड के थे, और टेंजिंग जो थे वो भी आपके कहाँ के, वो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। तो आपको ये याद रखना है, हिलरी और टेंजिंग ये दोनों पहले थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। छपरा इंडिया, वेयर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट। कहाँ है, हाईएस्ट माउंटेन पीक। अच्छा ये पूरा नाम है, मैंने गलती से बोल दिया। तो एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड थे, और टेंजिंग नॉर्गे ये आपके कहाँ के थे, ये आपके इंडिया के थे। ये पहले 2 इंसान थे जो कि कहाँ पे चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने। टेंजिंग कहाँ के थे, तो ये इंडिया के थे। बात करते हैं ये किस दिन चढ़े थे, तो 29 मई 1953 को, 29 मई 1953 को, ठीक है। फिर पहली वुमेन जो चढ़ी थी वो थी जुनको ताइबे। क्या थी, जुनको ताइबे। ये कहाँ की थी, जापान की थी, ठीक है। ये पहली वुमेन थी जो कि मई 1975 में चढ़ी थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3 नाम याद रखने हैं। पहला 2 नाम जो है वो है एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे छपरा। ये दोनों कहाँ के थे, तो टेंजिंग जो एडमंड हिलरी थे वो न्यूजीलैंड के थे, और टेंजिंग नॉर्गे ये इंडिया के थे, ठीक है। फिर जुनको ताइबे ये कहाँ की थी, जापान की थी। ये पहली औरत थी। लेकिन अगर पहली वुमेन की बात करें जो इंडियन थी तो वो कौन थी, बचेंद्री पाल थी, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट। कौन कौन से 7 मेजर कॉन्टिनेंट है, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए जो सबसे ज्यादा पार्ट जो लाई करता है, ठीक है, लैंड का, वो कहाँ लाई करता है, वो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं इस पार्ट को डिवाइड कर दूं ऐसे करके, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर पे डिवाइड होता है, तो नीचे क्या हो गया, साउथर्न पार्ट, ऊपर क्या हो गया, नॉर्थर्न पार्ट। तो नॉर्थर्न पार्ट में आप देखिए सबसे ज्यादा लैंड जो है वो आपका कहाँ है, नॉर्थर्न पार्ट में। तो वही वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो लैंड है वो कहाँ है, नॉर्थर्न पार्ट में है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे पहली चीज, एशिया क्या है, एशिया आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये आपको याद रखना है कि एशिया कौन सा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो वो एशिया है, ठीक है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप
बाय द यूरल माउंटेन, ठीक है, उराल माउंटेन। पूछा जा सकता है कि जो एशिया है वो यूरोप से कैसे सेपरेटेड है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा माउंटेन है, तो यूरल माउंटेन है जिसके द्वारा ये सेपरेटेड है, ठीक है। ऑन दी वेस्ट द कंबाइंड लैंड्स ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। पूछा जा सकता है यूरेशिया का मतलब क्या है, तो आपको पता है होना चाहिए कि यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें यूरोप की, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप क्या है, एशिया से कम छोटा है। द कॉन्टिनेंट लिस्ट टू द वेस्ट ऑफ एशिया द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट्स बाउंड्री। अब आपको पता होगा यूरोप जो है, यूरोप में आप देख सकते हैं ऊपर से जो आपका है वो आर्टिक सर्कल पास होता है, ठीक है। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, ठीक है। अफ्रीका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको कि एशिया सबसे बड़ा और एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है, ठीक है। तो ये घटते क्रम में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन मोस्ट ऑलमोस्ट, ये मैंने बता चुका आपको कि अफ्रीका ही है एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां से तीनों लाइनें पास होती हैं। कौन कौन सी, इक्वेटर होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यही सब इसमें बता रहा है, ठीक है। सहारा डिजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट, ठीक है, कौन सा, सहारा डिजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही लाई करता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये चारों साइड से किससे घिरा हुआ है, तो ये सी से घिरा हुआ है, ठीक है, ओशियन और सी से घिरा हुआ है, ये इसका एक बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। वर्ल्ड नील जो रिवर है, ठीक है, जो नाइल आपकी रिवर है, वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर, ठीक है, सबसे लंबी रिवर ये कहाँ पे है, अफ्रीका में ही है, कहाँ पे है, अफ्रीका में ही है। और आपको बस इतना याद रखना है कि रिवर नाइल और सहारा डिजर्ट दोनों के दोनों, सबसे बड़ा डिजर्ट सहारा ये भी अफ्रीका में, और सबसे लंबी रिवर भी कहाँ है, नाइल, ये भी अफ्रीका में है, ठीक है। बात करते हैं अगर नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीसरा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब अब पहले क्या आया, एशिया आया, एशिया के बाद क्या आया, अफ्रीका आया, अफ्रीका के बाद क्या आया, तो अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका आया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है तीसरे नंबर पे कौन है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है तीसरे नंबर का, ठीक है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो बाउंड्री अलग करती है छोटी सी, वो कौन सी है, इस्थुमस ऑफ पनामा, क्या कहा जाता है, इस्थुमस ऑफ पनामा, ठीक है। अब आप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये आप मैप में देखिए यहाँ पे, हालांकि अभी आएगा इस्थुमस ऑफ पनामा। ये देखिए यहाँ कहीं पे यहाँ पे ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे क्या है, इस्थुमस ऑफ पनामा, क्या है, इस्थुमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इस्थुमस ऑफ पनामा कहाँ है, यहाँ पे है। अब वो कह रहा था कि जो आपका यूरोप है, क्या, जो यूरोप है, कहीं आर्टिक सर्कल यहाँ से गुजरता है, ठीक है, तो वो टच होके गुजरता है, क्या होता है, टच होके गुजरता है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यूरोप से आर्टिक सर्कल बिल्कुल टच होके गुजरता है, ठीक है। और अफ्रीका में क्या थी, रिवर नाइल थी, सहारा डिजर्ट सबसे फेमस वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। मैप बहुत अच्छे से समझा करिए, ज्योग्राफी जो है वो पूरा मैप का ही खेल है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम दोस्तों, तो आगे देखिए क्या है, आगे बोल रहा है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को पता चल गया कौन अलग करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन अलग करता है, तो आपने याद रखना है इस्थुमस ऑफ पनामा, क्या, इस्थुमस ऑफ पनामा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया भी गया बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए इस्थुमस ऑफ पनामा, इसी को कहते हैं इस्थुमस, क्या कहते हैं, इस्थुमस, ठीक है। A narrow strip of land joining two land masses, एक नैरो स्ट्रिप मतलब एक पतली सी स्ट्रिप जो कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन साउथर्न हेमिस्फीयर। आपको पता होगा जो इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ से लाई करता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब एंडीज जो पर्वत है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। तो कई बार पूछा जा सकता है पेपर में कि एंडीज पर्वत सबसे बड़ा जो है वो कहाँ पे है, तो आपको बोलना है कि वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। पूछ लिया जाएगा, आप बोलोगे पता नहीं कहाँ से आ गया। आगे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। साउथ अमेरिका के पास सबसे लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अमेजोन। क्या, अमेजोन के जंगल बहुत फेमस भी होंगे, आपको पता ही होगा, वो इस रिवर की वजह से ही है, ठीक है। क्योंकि उसकी रिवर जहां भी होगा वहां पे फ्लोरा और फाउना का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जंगल कहाँ है, यहीं पे ही है, ठीक है, अमेजोन का जंगल, ठीक है, जिसको ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया क्या है,
ऑस्ट्रेलिया आपका कहीं यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये क्या है, एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब मैं आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे है ये। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया आपका, कई लोगों ने मैप में देखा भी होगा, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया 60वें नंबर पे, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये कहाँ है, साउथर्न हेमिस्फीयर पे। अब 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे ही तो है ये, तो ये कहाँ आएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर पे, क्योंकि ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। मूव करते हैं हम आगे। तो आगे देखिए क्या बता रहा है, आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि चारों तरफ किससे, पानी ही पानी है इसके, इसीलिए एक आइलैंड ही है एक हिसाब से, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करें, ये कंप्लीटली साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, साउथर्न मोस्ट हेमिस्फीयर में। तो आपको पता ही होगा साउथर्न मोस्ट हेमिस्फीयर पे यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर्स हैं, क्या है, यहाँ पे लिविंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है, आप सांस लेने में भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। तो आगे मूव करते हैं, द साउथर्न हेमिस्फीयर as it is called the polar region। ये क्या कहलाया जाता है, पोलर रीजन। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। आपको मैंने पहले ही बता दिया बहुत ठंडा एरिया है, तो इतना ठंडा है यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा बर्फ। इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर, सभी देशों ने अपने रिसर्च सेंटर, मैक्सिमम देशों ने अंटार्कटिका में लगा रखा है, ठीक है। इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर हैं, यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं, मैंने एक लिख दिया है, ये है भारती, ये अभी न्यूएस्ट रिसर्च सेंटर है। आपको याद रखना है इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर है, एक है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, तीसरा है भारती। याद रखिए 2 ही एक्टिव है यहाँ पे, कौन से, पहला और तीसरा एक्टिव है, ठीक है। पहला जो है आपका वो है मैत्री और तीसरा जो है वो आपका है भारती, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री आपका एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है इस समय। दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपका सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, अब देखिए जितने भी वाटर बॉडीज हमने बता दिया वो किस कैटेगरी में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, क्यों, क्योंकि 71% से ज्यादा इसमें क्या है, पानी ही पानी है, ठीक है। और सिर्फ 29% क्या है, लैंड है, ठीक है। कुल मिला के हम बच्चों को ऐसे बताते हैं 70% क्या है, वाटर है, और 30% क्या है, पानी है, ठीक है। तो आपको 30% क्या है, लैंड है, ठीक है। अब देखिए मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज कवर्ड इन द ओशियन एंड इट इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। अब याद रखिए 97% आपका जो पानी है वाटर का वो कहाँ का है, ओशियन का है, क्या है, ओशियन कवर करता है, और ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है, मतलब 3% पानी पे पूरा वर्ल्ड जिंदा है, आप ये सोचिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पानी को वेस्ट मत करिए। 97 टोटल क्या है, 97% आपका क्या है, पानी, जो कि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है, क्योंकि ये बहुत सॉल्टी है, और ये सॉल्टी पानी आप पी नहीं सकते। समुद्र का पानी कोई पी सकता है, नहीं पी सकता, ठीक है। तो ये इसलिए ये आप पी नहीं सकते, ठीक है। 3% पानी पर ही पूरा वर्ल्ड आपका जिंदा है, ठीक है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। अब जो पीने वाले पानी है वो किसमें, आइस शीट में है, उसके बाद में ग्लेशियर में है, उसके बाद में अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो आपके ये टोटल कैटेगरी है जिससे आप पानी पी सकते, सॉरी, तो इससे आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ओशियंस। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर। अब कौन कौन से हैं, तो देखिए एक होगी वेव्स, आपकी क्या होगी, वेव्स होगी। दूसरा क्या हो गई, टाइड्स हो गई। तीसरा क्या हो गया, ओशियन करंट हो गया। याद रखिए ये आपको पता होगा, वेव्स भी पता होगा आपको, जो वेव्स आती हैं लहरें, टाइड्स भी पता होगा आपको, ठीक है, जब जो बहुत तेज ज्वार भाटा आता है। ओशियन करंट जो चलती हैं बच्चों वो नीचे चलती हैं, मतलब पानी के अंदर चलती हैं। पानी के अंदर जब करंट मतलब मूव करता है पानी बहुत तेज, तो वो क्या कहलाया जाता है, ओशियन करंट कहलाया जाता है, ठीक है। द 5 मेजर ओशियंस आर, कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में क्या है आपका फेमस सबसे गहराई वाला मरीना ट्रेंच, जिसकी 1122 किलोमीटर 22 मीटर लमसम इसके बराबर, आपको 1100 राउंड ऑफ में याद रखिए, ठीक है। लमसम इतना मीटर आपका क्या है, मरीना ट्रेंच है, जो सबसे गहरा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन और द साउथर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन। सिर्फ एक इंडियन ओशियन ही है यहाँ पे, जिसका नाम किस नाम पे रखा गया, किसी देश के नाम पे रखा गया, किस नाम पे, किस नाम पे, इंडिया के नाम पे, ठीक है। इंडिया के नाम पे रखा गया इंडियन ओशियन, बाकी सब ऐसा कोई ओशियन नहीं है जो किसी देश के नाम पे रखा गया हो, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं टोटल, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। ये क्या है, पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन, और मैं बार बार बता रहा हूँ इसी में है मरीना ट्रेंच।
इट इज स्प्रेड ओवर द थर्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब ज्यादातर पार्ट में, इसका कहने का मतलब यही है कि ज्यादातर पार्ट में आपका क्या फैला हुआ है, पैसिफिक ओशियन में फैला हुआ है। मरीना ट्रेंच फिर बोल दिया, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ठीक है, पैसिफिक ओशियन ज्यादातर क्या है, सर्कुलर शेप में। ठीक है, अब बात करते हैं, और अगर बात करें पैसिफिक ओशियन की तो पूछ लिया जाता है, ऐसे ही नॉर्मल पूछा जा सकता है कि जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, वो कौन कौन से देश उसको या कौन कौन से कॉन्टिनेंट उसको सराउंड करते हैं। तो देखिए आपका एशिया सराउंड करता है, ऑस्ट्रेलिया सराउंड करता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, कौन कौन सा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं छोटा सा बताता हूँ आपको। देखिए जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, वो काफी बड़ा है। ये देखिए आप यहाँ देखते हैं ना डायग्राम में, आपको इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है छोटे बच्चों को। ये देखिए, ये जो आपका एशिया है, ठीक है, ये आपका एशिया है, एशिया यहाँ खत्म, यहाँ से आपका पैसिफिक ओशियन, पूरा ये सब पैसिफिक ओशियन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, ये आपका एरिया क्या है, इंडियन ओशियन का। ठीक है, अब ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया यहाँ और इस साइड भी पूरा, ठीक है, इस साइड भी पूरा, ये आपका क्या, ये मतलब वो एक ही तरफ है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए अलग अलग दिखा रखा है, फैला दिया ना हमने, काट दिया बीच से, नहीं तो ये गोल को घूमकर वो सेम दोनों पैसिफिक ओशियन मतलब एक ही है। आप ये मत समझिए इधर पैसिफिक ओशियन इधर है, उधर पैसिफिक ओशियन उधर है, एक ही पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, बस ये ईस्ट साइड का है, वो वेस्ट साइड का, हमने अपने आप डिवाइड किया इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन है। क्या है, अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, सॉरी, अटलांटिक ओशियन आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से ओशियन कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैक्सिमम पार्ट कौन कवर कर रहा है, मैक्सिमम पार्ट आपका कौन कवर कर रहा है, तो पैसिफिक ओशियन कवर कर रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब देखिए आगे क्या बात बताई जा रही है, तो देखिए दोस्तों एक मिनट, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताई जाने वाली है। देखिए द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट, अटलांटिक ओशियन क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है और अटलांटिक ओशियन क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पैसिफिक के बाद किसका नंबर आता है, अटलांटिक का नंबर आता है। ठीक है, कई बार ऐसे सीरीज में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है, तो आपको यहीं से बेस बनता है आपका। ठीक है, ये किस शेप में अटलांटिक ओशियन, तो आपको पता होना चाहिए एस शेप में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एस शेप में कुछ नजर आ रहा है ना आपको, तो ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, यूरोप और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में। तो ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था कि ये रहा नॉर्थ अमेरिका ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है, यहाँ नीचे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यूरोप है, नीचे आपका अफ्रीका है, और यहाँ के बीच में क्या है आपका अटलांटिक ओशियन है। क्या है, अटलांटिक ओशियन है। ये क्या है, इररेगुलर है, मतलब देखिए आपका कोई इसका रेगुलर शेप नहीं है, इररेगुलर है टोटल। ठीक है, बात करते हैं इंडियन ओशियन की। इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडिया, ये मैंने बता चुका आपको। ठीक है, द शेप ऑफ ओशियन इज ट्रायंगुलर शेप, इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट एंड अफ्रीका इन द ईस्ट। ये आपको पता ही होगा इंडियन ओशियन के बारे में, बहुत खास इंफॉर्मेशन नहीं है। द साउथर्न ओशियन इनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब देखिए जो आपका सबसे नीचे मतलब इंडियन ओशियन के बाद भी जिसका नंबर आता है वो कौन सा है, साउथर्न ओशियन है। ठीक है, जो कहाँ है, अंटार्कटिका के पास है लमसम। ठीक है, अंटार्कटिका का जो एरिया कवर करता है वो कौन है, साउथर्न ओशियन है। द आर्टिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। अब आर्टिक सर्कल पे क्या है, ऊपर की तरफ, यानी कि जहाँ पे रशिया है उसके आगे का एरिया जो है, और जहाँ पे यूरोप है उसके पीछे का जो एरिया है वो क्या है आपका आर्टिक ओशियन है। क्या है, आर्टिक ओशियन है, सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल। इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच। और आपको पता है एक दूसरे ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आर्टिक ओशियन जो है वो किससे कनेक्टेड है, आपका पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्ट्रेच बाय शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। तो आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट जो है आपका ये किसको टच करती है, तो आपको याद रखना है आर्टिक ओशियन में है ये पहली चीज, और ये किसको कनेक्ट करती है, तो ये पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय नॉर्थ कोस्ट बाय नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो नॉर्थ कोस्ट यानी कि नॉर्थ के तटीय क्षेत्र से ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ये तो बात थी ओशियंस की, अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में आप याद रखिए एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, तो टोटल 1600 किलोमीटर तक। कहाँ तक, 1600 किलोमीटर तक आपका, सॉरी 1600 किलोमीटर तक आपका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर एक्सटेंड यानी कि फैला हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो एक लेयर है दोस्तों गैसेस की। क्या है, एक लेयर है गैसेस की
वो क्या हुई है, फैली हुई है, मतलब एक चादर, एक परत मान सकते हैं आप हवा की, एयर की, जो क्या हुई है, फैली हुई है, और उसको हम क्या कह देते हैं, एटमॉस्फेयर, जो कि हमें लिविंग कंडीशन में जीने के लिए, हमारा लिविंग कंडीशन बरकरार रहे, उसको वो संभालती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। किस किस लेयर में, तो देखिए आपका ट्रोपोस्फियर, सबसे पहला आपका ट्रोपोस्फियर, दूसरा आपका स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा आपका मेसोस्फियर, चौथा आपका थर्मोस्फियर, और पांचवा सबसे लास्ट एक्सोस्फियर। ठीक है, सबसे ऊपरी पर, सबसे सबसे ऊपरी लेयर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, विच आर अप टू 99%। इसमें और भी गैसेस हैं, आर्गन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, ये सब भी गैसेस इसमें हैं। ठीक है, पर आर्गन बहुत कम अमाउंट में है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए 2 की बात की है इसने, आगे औरों की भी बात करेगा। देखिए 99% क्लीन ड्राई एयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, पेपर में परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्बन आपका, आर्गन हो गया 0.004%, ठीक है, 0.001 इस तरीके से है। ठीक है, एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इज ऑब्जॉर्ब द हीट रेडिएशन बाय द अर्थ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गैस है वो वैसे तो ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो आपकी हीट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को जो बढ़ावा करती है, उसको ये क्या करती है, ठंडा करती है, मतलब शांत करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है गर्म हीट को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो भी रेडिएशन होता है उसको यही CO2 ही एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उनको खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, CO2 की जरूरत होती है। ठीक है, और याद रखिए प्लांट को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये मत समझिएगा कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही सांस भी लेते हैं, वो भी O2 से ही सांस लेते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखिए एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो इसमें है क्या क्या। ठीक है, तो मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, आप ये देखिए, सबसे पहला जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्ट्रेटोस्फीयर पे बनता है कि जो ओजोन है यानी कि O3 ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, और ओजोन की परत स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बिल्कुल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में मैक्सिमम है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और जो हवाई जहाज उड़ते हैं, पूछा जाएगा किस लेयर में उड़ते हैं, तो आपको याद रखना है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, या फिर ऑप्शन में आता है तो ट्रोपोस्फियर आपने मारना है। क्या मारना है, ट्रोपोस्फियर में ही उड़ने की कोशिश करते हैं हवाई जहाज, और स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट तक टच होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की, तो थर्मोस्फियर में जाती है सैटेलाइट। कहाँ जाती है, थर्मोस्फियर के अंतर्गत घूमती है, चारों तरफ राउंड करती है अर्थ के। ठीक है, अब बात करते हैं अगर एक्सोस्फियर की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके यान होते हैं, स्पेसशिप्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, ये सब वहां तक जाते हैं। ठीक है, एक्सोस्फियर तक। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो देखिए ये देखिए, अब देखिए जो मेन प्रॉब्लम बता रहा है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो हाइट टू हाइट वेरीज करता है। मतलब आप उत्तराखंड की पहाड़ी में जाएंगे तो आपको जब सांस लेंगे वहां पे तो कुछ अलग फीलिंग आएगी। आप माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो वो और ऊंचा है, वहां पे कुछ और फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, तो ये आती क्यों है, ऐसी फीलिंग्स आती क्यों है कि एक जगह पे, एक ऊंचाई पे हमारी सांस नहीं फूलती और दूसरी ऊंचाई पे हमारी सांस फूलती है। तो देखिए जितना आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, वहां पे क्या होगा, तो देखिए वहां पे जो डेंसिटी होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब एयर भी वहां पे कम होगी। सिंपल सी बात है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी डिक्रीज यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, गैसेस वहां पे क्या होती हैं, कम होती हैं। क्या होती हैं, कम होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। मतलब डेंसिटी अगर डिक्रीज की आपकी, ये याद रखिएगा, तो मतलब डेंसिटी किसकी, एयर जितनी होंगी वो भी डिक्रीज कर जाएंगी, तो यानी कि ऑक्सीजन का भी लेवल वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो आपको सांस लेने में तो परेशानी होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और वहां पे क्या रहता है, हाई प्रेशर होता है। आप जितनी ऊपर जाएंगे वहां पे क्या होता है, प्रेशर कहीं कहीं आपको लो मिलेगा, कहीं कहीं आपको हाई मिलेगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें, तो जहां पे प्रेशर आपका लो रहेगा, क्या रहेगा, लो रहेगा प्रेशर जहां पे, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको एयर जो रहेगी वो कम अमाउंट में मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन आपको कम अमाउंट में मिलेगा। जब ऑक्सीजन आपको कम अमाउंट में मिलेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं पहाड़ी वगैरह एरिया पे वही लोग जाएं जिनकी जो आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई सांस की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है जो कांटेक्ट करता है लैंड, वाटर और एयर को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैंने ये पहले ही बता चुका है, बायोस्फीयर एक कड़ी है जो कि 3 कड़ियों को जोड़ती है, ठीक है। किसको किसको, लैंड को जोड़ती है, वाटर को जोड़ती है और एयर को जोड़ती है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो आगे देखिए, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू कौन सी कैटेगरी, 2 कैटेगरी। कौन कौन सी, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और कौन आएगा, और कोई तो आएगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रेडिएशन, अगर CO2 पृथ्वी पे ना रहे दोस्तों तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू ग्लोबल टेम्परेचर, इट द टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। लेकिन CO2 के बढ़ने से क्या होता है, आपका गर्मी भी बढ़ जाती है, क्या होती है, गर्मी भी बढ़ जाती है। और याद रखिए, जो रेडिएशन होता है उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, यही CO2 ही एब्जॉर्ब करती है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। CO2 आपकी ठंडी गैस है, तो ये याद रखना है, ठीक है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। अब मैंने बताया था आपको, यूरोप और एशिया जो आपका आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको कौन सेपरेट करता है, तो द यूरल्स। कौन, द यूरल्स, ठीक है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड बाय साउथ अमेरिका बाय इस्थुमस। क्या, नॉर्थ अमेरिका ये रहा और साउथ अमेरिका ये रहा, इसको जोड़ रहा था कोई कड़ी, वो क्या कहलाया जाता है, तो इस्थुमस, ठीक है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज नाइट्रोजन, आपको याद रखना है। द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सैंड रॉक, सॉलिड रॉक इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला था, एटमॉस्फेयर एयर वाला था। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आपको पता है एशिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ आपको पता है मरीना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, पता ही है, अपना इकलौता इंडियन ओशियन। द डैश इज द नैरो कॉन्टिनेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर सपोर्ट, ये तीनों को कौन कड़ी जोड़ती है, बायोस्फीयर जोड़ती है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया, आपको पता है, दोनों को मिला दो, आगे का और पीछे का काट दो, यूरेशिया हो जाएगा। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अर्थ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है चैप्टर 6 क्लास का 5th चैप्टर ये खत्म हो रहा है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी यार। बस इतना कर देना कि अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, ठीक है।